बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान शेख। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इकनॉमिक्स में, स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान। और मैं आईसीएमए से कनेक्ट हूँ 2006 से आईसीएमए मुल्तान में। और मेरा जो है वो 2011 में मुझे एचईसी ने एक स्कॉलरशिप दिया था प्री डॉक्टरेट के लिए। तो मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन से मैंने प्री डॉक्टरेट कंप्लीट की। एंड देन रिसेंटली मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके से पोस्ट डॉक जो है वो कंप्लीट की है। तो मैं आप लोगों को बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ाऊँगा। तो ये छोटा सा एक तारुफ था मेरा जो मैंने आपको दिया है। तो जो बुक्स हैं आईसीएमए पे मैं यूज़ करता हूँ, वो सीमा की बुक्स हैं। तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, बुक्स भी दे दूंगा। और जो टेस्ट किट है वो भी मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये बुक्स हैं जो हम लोग इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे और उसमें ये बुक्स और जो रेलिवेंट मटेरियल होगा वो इंशाल्लाह ताला आपको मैं शेयर कर दिया करूँगा। तो एक तो इसमें ये बुक है जो आपको अब इस वक्त नज़र आ रही है, ये बुक हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा जो है इसकी एक टेस्ट किट है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे। ये उसकी असेसमेंट के लिए है। तो प्रैक्टिकल जो एमसीक्यूज टाइप होते हैं, इसके अलावा और भी मटेरियल जो होगा वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आ, तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें मैं आप लोगों को जो फंडामेंटल्स होंगे वो समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स को समझने में वो ना रहे। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कुछ थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कोई इतनी ह्यूज मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है जो कि एडवांस लेवल की हो। एक सिंपल किस्म की कुछ मैथ की चीज़ें हैं वो हमें समझ आनी चाहिए, ताकि जो है वो हम उसको इकोनॉमिक्स को आसानी से समझ सकें। तो हमारे यहाँ मुल्तान में मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट ने मेरिट सर्टिफिकेट भी लिया था 2000 आई थिंक 7 में इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आप लोग भी इंशाल्लाह ताला बेहतर परफॉर्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा इकोनॉमिक्स में जो है वो मेरिट सर्टिफिकेट भी आए, पोजीशंस भी आएँ, आप जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं। उसका कोई तरीक़ाकार इस तरीक़ा से डेवलप कर लेते हैं कि हम एक टॉपिक अगर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको ले लेंगे, और फिर उसमें अगर कोई इश्यूज होंगे तो वो सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे। फेस टू फेस जो क्लास होती है उसमें तो मेरी कोशिश होती है कि हम साथ साथ ही क्वेश्चन लें, ताकि जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं वो साथ साथ ही सॉल्व हों। लेकिन चूँकि ये अब ज़रा ऑनलाइन है तो इसके अंदर और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट स्पॉट्स पे मौजूद हैं। तो इस तरह से वो 100 से अबव हैं, तो उनको बारी बारी लेना भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए ये है कि एक टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो हम उसको इंशाल्लाह ताला उसमें से देख लेंगे कि क्या क्या कोई इश्यूज हैं, तो उनको पहले सॉल्व करेंगे, फिर आगे चल पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को मैनेज करेंगे। अच्छा, तो ये मैंने आप लोगों को बुक्स भी दिखा दी हैं कि ये हम लोगों ने पढ़नी है। आप लोगों को ये मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें शेयर भी कर दूंगा। आप लोगों को कोई भी इशू होगा, आप लोग व्हाट्सएप पे भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हम थोड़ा बहुत ऐसे शुरू करते हैं आज, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है। तो उसमें अ, तो
इसमें मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स और दूसरी चीज़ें। मैं सिर्फ आप लोगों को अभी आज फर्स्ट डे है, तो मैं आपको जो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और बड़ी सिंपल सी बातें हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोग इसको पढ़ जाएंगे और आप लोग कहेंगे वाकई ये सब्जेक्ट जो है ये आसान था और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें देखें, मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट आप लोगों ने सुना होगा। ये कांस्टेंट का मतलब ये है कि दैट इज़ अ मैग्नीट्यूड दैट डज नॉट चेंज। यानी कोई चीज़, किसी चीज़ की वैल्यू अगर चेंज ना हो रही हो तो वो कांस्टेंट होता है। ये आप लोगों ने पहले से सुना हुआ है कांस्टेंट। और जो मैथमेटिशियंस हैं वो इसको ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना जी। तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट नज़र आती हैं। जैसे आप लोग ये कहें कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ ए कार, दैट इज़ कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट मींस जो कि चेंज नहीं होता है, दैट डज नॉट चेंज। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होता है। तो ये दिस इज ऑपोजिट टू द वेरिएबल। ऑपोजिट टू द वेरिएबल। अब एक और टर्म मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो वेरी से है। वेरी का मतलब ये होता है कि जो चेंज होता है, दैट इज चेंजिंग। और मैथमेटिशियंस जो हैं उसको एक्स, वाई और जी से डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं ना ये बात? एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। और वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट कैन अस्यूम डिफरेंट वैल्यूज। जो डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल है वेरी से। वेरी, वेरी आप लोगों ने सुना होगा, वेरी। ठीक है ना। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। जो चेंज होता रहता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है। वेरिएबल वो है जो चेंज हो, और कांस्टेंट वो है जो डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होता है। ये चेंज होता है। समझ गए ये बात? अच्छा, हमारा जो कंसर्न है वो कांस्टेंट से भी होगा और वेरिएबल से भी होगा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात करेंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत सारे वेरिएबल्स नज़र आते हैं। जैसे स्पीड ऑफ ए कार। स्पीड ऑफ ए कार इज़ अ वेरिएबल। सिमिलरली आप लोग देखें तो बिहेवियर्स ऑफ द पीपल, लोगों के रवैये बदल जाते हैं। कभी कुछ होते हैं रवैये, कभी कुछ होते हैं, तो वो वेरिएबल है। इसी तरीके से मौसम बदल जाता है, टेम्परेचर बदल जाता है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स मैंने आपको आम ज़िंदगी से दी हैं, ये वेरिएबल हैं। मौसम बदलता है, मौसम वेरिएबल है। टेम्परेचर बदलता है, इंसानों के रवैये बदलते हैं, स्पीड ऑफ अ कार जो है वो चेंज होती है। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं। इसी तरीके से जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स पे आज मेरा कोशिश है कि मैं आज इकोनॉमिक्स पे बात ना करूं। आज मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कुछ चीज़ें जो चाहिए उन पे बात करूं आपसे। तो लेकिन आम अगर बात कर लें तो उसमें कीमत की बात करते हैं। प्राइसेस, प्राइसेस देखें तो चेंज होती हैं, तो प्राइस को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। तो प्राइस वेरिएबल है। इसी तरीके से इनकम वेरिएबल है, इनकम लोगों की चेंज होती है। इसी तरीके से कंजम्पशन, एक्सचेंज रेट, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अभी हम इतनी उसमें नहीं करते, लेकिन ये वो बोले हैं मैंने जो कि आम से अल्फाज हैं जो आपको समझ आ जाएंगे जल्दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ जो है वो कांस्टेंट है और एक जो है वो वेरिएबल है। अच्छा, अब वेरिएबल्स के अंदर चले जाएं। ये जो एक्स वाई जी लिखा है ये मैथमेटिशियंस जो होते हैं ना वो डिनोट करते हैं वेरिएबल को, और ए बी सी जो है वो डिनोट करते हैं मैथमेटिशियन कांस्टेंट के लिए। ठीक है।
अच्छा, अब वेरिएबल्स की अगर हम काइंड्स पर चले जाएं तो हमें बहुत सारी जो है वो काइंड्स पता चलती हैं, लेकिन हमें इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सिर्फ दो काइंड्स की ज़रूरत है, जस्ट टू काइंड्स। एक जो है वो है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम आई वी कहते हैं। और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डीवी कहते हैं उसको। देखें, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो है वो उसकी कई काइंड्स हैं, लेकिन हमें दो काइंड्स को समझना है जो कि हमें जिसकी इकोनॉमिक्स में ज़रूरत है। एक क्या है, एक हमें पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल ही है, ये बदलेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल है, ये भी बदलेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसकी जो वेरिएशंस हैं वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो कि किसी दूसरे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है दैट डज नॉट डिपेंड डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल्स, जो दूसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड ना करे, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा कि दैट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि किसी दूसरे पर डिपेंड करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो डिपेंडेंट होता है वो डिपेंड करता है किसी पे, जो इंडिपेंडेंट होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डज नॉट डिपेंड्स, किसी पे दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। नाम से भी पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट को उर्दू में कहेंगे आज़ाद, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंडेंट कहेंगे जो किसी का पे डिपेंड कर रहा होता है, जो किसी का गुलाम होता है जैसे। तो लेकिन बदलेंगे दोनों ही, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बदलेगा और डिपेंडेंट वेरिएबल भी बदलेगा, लेकिन डिपेंडेंट किसी की वजह से बदलेगा। समझ रहे हैं ना? यानी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करेगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अच्छा, तो अब हमें अभी तक जो स्टोरी है वो ये है कि मैंने पहले कांस्टेंट पे बात किया कि जो चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपसे बात किया है वेरिएबल। वेरिएबल मैंने कहा कि जो भी क्वांटिटी चेंज होगी, कोई भी करेक्टरिस्टिक, कोई भी एट्रीब्यूट जो चेंज होती है, यानी अ वेरिएबल इज़ अ करेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट कैन अस्यूम डिफरेंट वैल्यूज़। और कांस्टेंट के हवाले से मैंने कहा कि अ कांस्टेंट इज़ अ मैग्नीट्यूड or a value or characteristic or attribute that does not change, that's why this is opposite to a variable, तो ये उसका उलट है। अच्छा, अब ये कोई मेरा ख्याल मुश्किल चीज़ें नहीं थी, ये हम पहले भी इन चीज़ों को जानते हैं, और मैंने जस्ट आपको रियलाइज़ कराया कि ये दो चीज़ें आपको पता हों। अच्छा, अब जो है वो ये कि हमें एक और चीज़ को समझना है, और वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक्स को समझने के हवाले से, और वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन को समझना है हमें। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन जैसे आप लोगों ने, कई लोगों की मैथ भी अगर लोगों ने पढ़ी हुई हो तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हम कहते हैं वाई, ये लिखते हैं
एक्स। देखो मैंने अभी आपको बताया था एक्स वाई और जी जो है ये वेरिएबल को डिनोट करने के लिए होते हैं। तो वाई का मतलब वाई वेरिएबल है और एक्स का मतलब जो है वो एक्स वेरिएबल है। अब ये जो लिखा है मैंने इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि y is a function of x, यानी ये y वैसे ही आ गया, ये x वैसे ही आ गया, ये y आ गया, और इस पूरी चीज का मतलब है इज अ फंक्शन ऑफ। इसको क्या बोलना है आपने? इज अ फंक्शन ऑफ। लेकिन बात तो अभी भी समझ नहीं आती है कि इज अ फंक्शन ऑफ का क्या मतलब है। तो इसको पढ़ना है y इज अ फंक्शन ऑफ x। और अब y, अब इज अ फंक्शन ऑफ का मतलब है डिपेंड्स ऑन x। तो इस पूरी चीज का मतलब क्या हुआ? इज अ फंक्शन ऑफ का मतलब हुआ डिपेंड्स ऑन। तो y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x। इसका मतलब ये हुआ कि y एक वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल को अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई जी से वेरिएबल को डिनोट करते हैं। तो y एक वेरिएबल है, यानी जो कि डिपेंड करता है एक्स वेरिएबल के ऊपर। तो दो वेरिएबल हैं, एक y है और एक x है। और y जो है वो अब देखें डिपेंड कर रहा है। अगर जो चीज़ डिपेंड करे, अभी मैंने बताया था जो डिपेंड करे उसे कौन सा वेरिएबल कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कौन सा वेरिएबल है? दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और x कौन सा वेरिएबल है? दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन से हमें ये बात समझ में आती है कि अगर दो वेरिएबल्स हों तो उसमें से कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, फंक्शन से ये हमें क्लियर हो जाता है। एक चीज़ और समझिए, ये जो इक्वालिटी साइन है, ये देखें, ये जो इक्वालिटी साइन है ये वाला, ये इक्वालिटी साइन है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी इस तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इसके राइट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल या वेरिएबल्स आएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स एस लगाया है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इन सबको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहेंगे। यानी इक्वालिटी साइन के राइट साइड पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे और इक्वालिटी साइन के लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे। राइट साइड पे इंडिपेंडेंट और लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी फंक्शन समझ आता है? फंक्शन की मैंने अभी आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, मैंने वैसे ही आपको समझाया है कि फंक्शन से हमें पता क्या चलता है। फंक्शन से हमें पता चलता है कि विच वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन करें तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि फंक्शन शोज दी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। one to one correspondence between the variables. Function shows the one to one correspondence between the variables। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि for one value of x there is one value of y, for one value of x there is one value of y। ठीक है, देखें मैं आपको इस बात को भी समझाता हूँ। देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम एक टेबल बनाते हैं और इसमें मैं लिखता हूँ x और इसमें मैं लिखता हूँ y, और मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, और इधर मैं लिखता हूँ 2 4 6 8। समझ रहे हैं? अब आप चेक करें, एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू है, फिर एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू है, फिर एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू है, फिर एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू। अगर हर एक के साथ एक की वैल्यू हो तो इसे कहते हैं वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इससे जो इससे हम कहेंगे कि x और y का फंक्शन मौजूद है। लेकिन अगर x की एक वैल्यू के लिए y की एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो उसे फंक्शन नहीं कहते हैं। देखें इस बात को मज़ीद समझिए। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको
ये कहता हूँ कि ये एक लाइन है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ y और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x और मैं आपसे कहता हूँ यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखें y की कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, y की वैल्यू होगी y1 और इधर देखें तो x की एक वैल्यू होगी x1। तो x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है ना। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक डॉट लगाता हूँ और मैं यहाँ चेक करता हूँ तो x की एक वैल्यू है x2 और y की भी एक वैल्यू है, क्या है, y2। तो ये फंक्शन है क्योंकि देर इज वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। तो वन टू वन क्या होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। अगर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होगी या वन टू वन लिंक, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स लिंक, वन टू वन लिंक होगा तो फिर आप उसे फंक्शन कहेंगे। अब आप कहेंगे कि वन टू वन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, वो ज़रा समझिए वो कैसे होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये फ़र्ज़ कर लें x है और ये क्या है, y है और ये एक सर्कल है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये सर्कल फंक्शन है या नहीं। तो हम एक वर्टिकल लाइन जो है वो इसमें से ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो इसने इस सर्कल को यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू x1 और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी y1 और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी y2। अब ज़रा चेक करें, x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, समझ रहे हैं। x की एक वैल्यू के लिए y1 भी मौजूद है, x1 के साथ y2 भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि x1 की वैल्यू के लिए y1 अगर मौजूद है तो फिर y2 की वैल्यू ज़्यादा है एक और x1 के लिए ही y2 मौजूद है, तो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। लेकिन यहाँ देखें x की एक वैल्यू के लिए y की y1 है और फिर x2 के लिए y2 मौजूद है। इधर x2 मौजूद नहीं है बल्कि y2 मौजूद है। तो फंक्शन क्लियर हो गया आप लोगों को। फंक्शन का मतलब ये है कि वन टू वन लिंक हो, फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर शुड बी वन वैल्यू ऑफ y। तो ये फंक्शन की कहानी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि फंक्शन अगर हमें समझ आ जाता है तो फंक्शन में एक दफ़ा फिर बता दूं कि फंक्शन जब हम लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन जब हम लिखते हैं तो हम ये कहते हैं, मैं दोबारा से एक दफ़ा बता दूं क्योंकि ये इसलिए दोबारा से समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स में सारी जो स्टोरी है वो वेरिएबल और फंक्शन के गिर्द ही घूमती। तो मैं जैसे अभी आपसे कहता हूँ कि अली अली इज़ अ फंक्शन ऑफ अलीज फादर। समझ आ रही बात। इसका मतलब ये हुआ कि अली इज़ अ फंक्शन ऑफ अलीज फादर या अली डिपेंड्स ऑन अलीज फादर। जैसे अभी हमने ऊपर कहा था कि इज़ अ फंक्शन ऑफ का मतलब होता है, इज़ अ फंक्शन ऑफ का मतलब इसे बोलते हैं इज़ अ फंक्शन ऑफ का मतलब क्या होता है, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन। अली डिपेंड्स ऑन अलीज फादर, अपने ही बाप पर डिपेंड करता है। तो अली क्या हो गया फिर, अली डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अलीज फादर क्या हो गया, अलीज फादर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। समझ गए, अलीज फादर इंडिपेंडेंट हो गया। मेरी बात समझ आ रही लेकिन अब जारी सी बात है कि ये भी तो हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि अलीज फादर के अलावा भी अली डिपेंड करता हो। तो एक और वेरिएबल लिखते हैं, अलीज मदर। तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, ये दूसरा आ गया। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और भी हो सकते हैं, डॉट्स लगा देते हैं यहाँ पे। तो डॉट्स लगाने का मतलब ये है कि और भी मौजूद है। तो ये सारे डॉट्स का मतलब है और भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो ये सारे किसको फैक्ट कर रहे हैं, अली को। ये अलीज फादर अली को फैक्ट करता है, अलीज मदर अली को फैक्ट करती है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये अली डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। तो फंक्शन से पता चल जाता है कि कौन डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि फैन फैन इज अ फंक्शन ऑफ बटन।
समझ रहे हैं? इसे पढ़ेंगे कैसे? फैन इज अ फंक्शन ऑफ बटन। तो फैन इज अ फंक्शन ऑफ बटन मीन्स फैन डिपेंड्स ऑन बटन। तो फैन क्या हो गया? डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? बटन के ऊपर। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अच्छा, अब देखें, ज़रूरी नहीं है कि एक 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 चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट आई है तो वो कभी डिपेंडेंट नहीं आ सकती, तो वो डिपेंडेंट भी आ सकती है। जैसे मैं बटन की बात करूं तो मैं लिखता हूँ बटन, है ना, बटन इज अ फंक्शन ऑफ, बटन किस पे डिपेंड करता है? बटन इज अ फंक्शन ऑफ मैंस बिहेवियर। यानी मैं जाके बटन को ऊपर नीचे करता हूँ तो बटन को इफेक्ट होता है ना, और बटन इफेक्ट होता है तो वो जाके फैन को इफेक्ट करता है। मैंस बिहेवियर है। फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी देखता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है कि नहीं मौजूद, तो और भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो इस तरह ये बटन का फंक्शन बन जाएगा। समझ गए बात? तो इससे ये पता चलता है, फिर वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि लेफ्ट हैंड साइड पर, ये देखें जो मैंने अभी आपको बताई थी कि इक्वालिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड पर डिपेंडेंट वेरिएबल आता है और राइट हैंड साइड पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या वेरिएबल आता है। या एक होगा या एक से ज़्यादा होगा, लेकिन डिपेंडेंट एक ही होता है। जिस पे आप इफेक्ट देखते हैं वो एक ही होता है, और जिसका इफेक्ट होता है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल कहते हैं। रिस्पॉन्स, या हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। रिस्पॉन्स वेरिएबल, या हम इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल के अलावा हम इसको इफेक्ट भी कहते हैं। इफेक्ट। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कॉज कहते हैं। कॉज या कॉजेज, यानी ये वजह बनते हैं और इन पर असर होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल पर असर होता है, इसे हम असर कहते हैं, और ये वजह होती है। बात समझ आ गई? तो ये वजह है, कॉज, और इस पे असर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को रिस्पॉन्स या इफेक्ट कहते हैं। तो इफेक्ट किस पर हो रहा है और वजह क्या बन रही है, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ देखें, इफेक्ट किस पे हो रहा है? पंखे पे। और वजह क्या बन रहा है? बटन। इस तरह इफेक्ट किस पे हो रहा है? अली पे। और वजह क्या है? अली के फादर, अली के मदर। तो उनकी वजह से अली जो भी कर रहा है वो हमें समझ आता है वहाँ पे। तो ये मेरा ख्याल है आप लोगों को फंक्शन क्लियर होना बड़ा ज़रूरी था। फंक्शन को समझ लीजिए। और दूसरी बात मैंने फंक्शन की कही है कि फंक्शन के लिए वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। फंक्शन दो चीज़ें बताता है। एक क्या बताता है? एक हमें वो ये बताता है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा हमें ये बताता है कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और फिर वो बताता है कि इन दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज के अंदर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होंगी। यानी x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होगी, फिर x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होगी। तो ये दो चीज़ें समझनी है। एक के कौन सा डिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये बता देगा, और दूसरा ये बता देगा हमें कि हर एक x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होना ज़रूरी है। जैसे इस ग्राफ में देखें, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मौजूद है, फिर x2 की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मौजूद है, लेकिन इधर नहीं थी। इधर x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज आ गई थी, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के लिए क्लियर होगी सारी बातें। मैंने अली की एग्जांपल दी आपको, बट फैन की और बटन की एग्जांपल दी। देखें, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की का मतलब तब्दीली होता है, और वेरिएबल की दो काइंड्स मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी। वैसे तो वेरिएबल की बेशुमार काइंड्स हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए। जो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए ज़रूरी है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन की सिर्फ दो ही काइंड्स होती हैं, फंक्शन की बेशुमार काइंड्स होती हैं। इसी तरीके से फंक्शन हमने पढ़ लिया, तो फंक्शन पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने पहले वेरिएबल पढ़ लिया, फिर कांस्टेंट पढ़ लिया। अब जैसे वेरिएबल की काइंड्स दो पढ़ी थी, इस तरह फंक्शन की भी हमें काइंड्स पढ़नी पड़ेंगी। तो फंक्शन की जो काइंड्स हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी।
जो कि इकोनॉमिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। मैं फिर बता रहा हूँ कि फंक्शन यानी टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो हमने पढ़नी है, लेकिन सारी नहीं पढ़नी, हमें सब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ वो पढ़नी है जिसकी हमें ज़रूरत है, जो जो कि हमें इकोनॉमिक्स में रिक्वायर्ड है। तो दो सिर्फ पढ़नी है, बाकी की ज़रूरत नहीं है हमें। और ये देख लें, कोई बहुत मुश्किल किस्म की मैथ नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ें। लेकिन अगर ये समझ जाते हैं तो फिर इकोनॉमिक्स को पढ़ना, इसको समझना बड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें जो पहली है उसमें उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, पहली जो काइंड है। और दूसरा जो है उसे हम क्या कहेंगे, दूसरी जो काइंड है फंक्शन की वो है डिक्रीजिंग फंक्शन। ये देखें, ये फंक्शन फंक्शन की ये डेफिनेशन मैंने बात की, फंक्शन की मैं काइंड्स पे बात कर रहा हूँ। दो काइंड्स पे बात कर रहा हूँ, एक इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा कौन सा, डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन को पॉजिटिव फंक्शन भी कहते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन को नेगेटिव फंक्शन भी कहते हैं, ये ज़रा ध्यान में रखना। अच्छा, अब इसको समझते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये मैंने लिख दिया कि आपको पता चल गया ये फंक्शन है। और आप अब आपने ये देखना है कि ये किस किस्म का फंक्शन है, समझ रहे हैं? ये किस किस्म का फंक्शन है, या तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन, कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वो x है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वो y है। वो मैंने पहले आपको बताया कि इक्वालिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड पर डिपेंडेंट और राइट हैंड साइड पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इंडिपेंडेंट जो होगा वो पहले वो चेंज होगा और उसकी वजह से y में तब्दीली आएगी। तो इसलिए पहले x चेंज होगा, फिर y पर इफेक्ट आएगा, इसलिए इसको कॉज कहते हैं। इसको जो है इसको मतलब x को हम कॉज कहते हैं और y को हम डिपेंडेंट या इफेक्ट कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल या इफेक्ट कहते हैं। तो पहले कौन सा वेरिएबल चेंज होगा, x, फिर उसके वजह से किस पे असर आएगा, y पर। तो अगर हम ये कहें कि x जो है, x जो है, ये x है, ये y है, और x जो है वो चेंज हो गया है, तो चेंज का क्या मतलब है, चेंज का क्या मतलब है? चेंज का मतलब होता है, इसको हम मैथ में कहते हैं डेल्टा। चेंज किसे कहते हैं, डेल्टा। और ये चेंज का जो मतलब है वो ये है कि कोई भी चीज़ आप कहते हैं तब्दील होकर क्या करेगी, या तो वो बढ़ जाएगी, या तो वो बढ़ जाएगी, या वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तब्दील, चेंज का मतलब तब्दीली उर्दू में कहते हैं। तो उस तब्दील होके का क्या हो जाएगा, तब्दीली का क्या मतलब है, तब्दीली का मतलब है कि या बढ़ना या गिरना। तब्दील होके क्या हो जाएगी कोई चीज़, या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, समझ गए ना? तो चेंज मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज, और इसको मैथ वाले डेल्टा से डिनोट करते हैं। और ये डेल्टा मैंने लिखा है इधर, ठीक है ना जी। और इसको जो फार्मूला है मैथमेटिकली वो होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा वेट जो है पहले 80 था और अब मेरा वेट 100 है, तो कितनी तब्दीली आई, तो न्यू वैल्यू कितनी है, 100, अब वेट 100 है मेरा, पहले कितना था, 80 था, तो चेंज कितना आया, 20 का। समझ आ गई? तो ये चेंज का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। तो चेंज किसे कहते हैं, चेंज कहते हैं बढ़ने को या कम होने को, तब्दीली को डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये डेल्टा है। और उसका फार्मूला है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो न्यू 100 थी, ओल्ड 80 थी, तो 20 चेंज आ गया, ठीक है जी। अच्छा, मैं अभी आपको बता रहा था कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने पहले चेंज होना है, और वो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होके क्या करेगा, या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो मैंने बढ़ा दिया, अब x तो बढ़ गया है, x की वैल्यू बढ़ गई है। तो अब ये देखना है कि y की वैल्यू, अब चेंज किस में आना है, इसमें आना है। तो y क्या करे, वो भी बढ़ जाए, समझ गए? ये पहली पहली सिचुएशन, ये पहली सिचुएशन। अच्छा, ये इसको भूल जाइए अब,
दूसरी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि x दोबारा अब चेंज हुआ है। तो चेंज अभी समझाया, बढ़ने या कम होने को कहते हैं। तो अब पहली दफ़ा अब हमने किया था तो x को बढ़ाया था, अब हम कहते हैं कि x कम हो गया है। तो x के कम होने से अब देखना y क्या करता है, y क्या मतलब y वेरिएबल क्या करता है, और पता ये चला कि y भी कम हो गया है। मेरी बात समझ आ गई आपको? तो दो पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको समझाई हैं। एक में क्या हुआ, x बढ़ा y भी बढ़ा, दूसरे में क्या हुआ, x कम हुआ y भी कम हुआ। तो आप ज़रा नोटिस कीजिए कि इसके अंदर डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ वेरिएबल्स इज सेम। कैसे भला कि ये अपवर्ड गया तो ये भी अपवर्ड चला गया, सेम डायरेक्शन, कहानी खत्म। दूसरी स्टोरी, एक्स चेंज होके नीचे की तरफ गया और वाई भी नीचे की तरफ चला गया, ये दूसरी स्टोरी है। समझ गए ना बात? तो डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल क्या हो गई, सेम। अगर तो डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल सेम हो तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पॉजिटिव फंक्शन कहते हैं। पॉजिटिव, और पॉजिटिव मैंने अभी आपको बताया इंक्रीजिंग फंक्शन को कहते हैं। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल आपके सामने आ गई। दूसरी एग्जांपल एक और देख लीजिए, फिर मैं लिखता हूँ एक्स और वाई। अब मेरे ख्याल दूसरी आपको समझ आ रही होगी कि अगर पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर उसमें फॉर एग्जांपल एक्स जो है वो बढ़ता है और वाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये पहली पॉसिबिलिटी है, यानी एक्स के बढ़ने से, एक्स इंडिपेंडेंट है, पहले एक्स ने चेंज होना है और फिर उसका इफेक्ट किस पे जाना है, वाई पे जाना है। तो वाई कम हो गया, ये पहली पॉसिबिलिटी। अब इस पर पहली पॉसिबिलिटी को भूल जाइए, दूसरी पॉसिबिलिटी पे आइए। एक्स हम कहते हैं कम हो गया और वाई क्या हो गया, अब बढ़ गया। अब देखें ज़रा आप लोग, तो आपको नज़र आएगा क्या कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ वेरिएबल इज ऑपोजिट, है ना? अगर डायरेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑपोजिट हो तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फंक्शन, और उसको नेगेटिव फंक्शन कहेंगे आप। तो आ, या इसको क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में अब आपसे पूछे व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आप कहेंगे इफ द डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल इज द सेम, if the variables go if the variables go in the same direction, that is called increasing function, or if the variables are in the opposite direction, that is called negative function or decreasing function। समझ आई बात आपको? अच्छा, वैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनसे हम पूछें, अभी आप चूँकि फेस टू फेस नहीं बैठे हुए तो मैं नहीं आपसे इस चीज़ से अभी मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है। वो ये कहते हैं कि सर इसी इसी को ही कहते हैं सर ये वाला जो है ना, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो पहली पॉसिबिलिटी, कहते हैं सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये जो नीचे वाला ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात शायद आपके दिमाग में भी हो, नाम से ऐसे लगता है कि ये बढ़ रहा है तो ये इंक्रीजिंग है, ये गिर रहा है तो ये डिक्रीजिंग है। ऐसा नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि ये दोनों ही, यानी ये भी और ये भी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये शो कर रही हैं कि अ, अ, ये शो कर रही हैं कि ये क्या है, ये इनमें डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल्स क्या है, सेम है। मेरी बात समझ आ रही? डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल क्या है, सेम है। और इधर देखें, इन दोनों के अंदर चेक करें तो डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल क्या है, दैट इज ऑपोजिट। तो डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल जो है वो ऑपोजिट है। जहां पे ऑपोजिट हो, जैसे जैसे रूठे हुए नहीं होते कि एक का मुंह इस तरफ है एक का मुंह इस तरफ है, देखें इसका मुंह इधर है इसका मुंह इधर है, फिर इसका मुंह इधर है इसका मुंह इधर है, जैसे रूठे हुए होते हैं, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर इधर देखें तो इनकी डायरेक्शन सेम है। जैसे आप बैलून देखें, दो बैलून ले लें, एक एक्स बैलून है एक वाई, दोनों को छोड़ें, दोनों ऊपर जाएंगे, दोनों ऊपर जाएंगे तो आप कहेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और दोनों ही नीचे आएंगे तो आप कहेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, इसी तरह आप लोग ऐसे प्ले लैंड में चले जाएं
तो वहां पे आपको सीसा मिलेगा। सीसा देखे जो बच्चे बैठे होते हैं, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, वो ये वाली कहानी, ये वाली, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, फिर एक नीचे जाता है एक ऊपर जाता है। तो आप कहेंगे कि ये क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। मेरी बात समझ आ गई? नेगेटिव फंक्शन, ये नेगेटिव फंक्शन है, ये नेगेटिव फंक्शन है। और ये किसकी बात हो रही, ये आपकी पॉजिटिव फंक्शन की बात हो रही। तो आपको अब जब आप चीज़ें समझते हैं तो आपको आम चीज़ों के अंदर भी इकोनॉमिक्स नज़र आनी शुरू हो जाएगी, आपको मैथ नज़र आना शुरू हो जाएगा, आपको स्टैट नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छा, एक कन्फ्यूजन है, वो ये है, हमें चले हमें हमने आपको ये चीज़ तो रट्टा लगवा दी कि सेम अगर डायरेक्शन होगी, देखें सेम सेम, तो फिर तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन फिर भी शायद किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात रह जाती है कि इसको इंक्रीजिंग का लफ्ज़ क्यों बोला है, इसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन का वर्ड क्यों बोला है, इसके लिए डिक्रीजिंग फंक्शन का वर्ड क्यों बोला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो ये कि आपको मैं आपको बताता हूँ इसका क्यों नाम इंक्रीजिंग फंक्शन रखा है और क्यों इसका नाम डिक्रीजिंग फंक्शन रखा है। उसकी वजह यह है कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, किसका भला, इंक्रीजिंग फंक्शन का, तो उसका ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। और जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। इसलिए हम उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये मैं बात आपको समझा भी देता हूँ, देखें कैसे भला। ये एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये x है और ये y है। यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ मैं लिखता हूँ 2 4 6 8, ठीक है ना, 2 4 6 8। देखें अब इसको हम पढ़ें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपको नजर आएगा कि वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग। टॉप से बॉटम की तरफ पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि x की वैल्यू बढ़ रही है, और इसी तरह y की वैल्यू को पढ़ें टॉप से बॉटम, तो वो भी क्या कर रही है, बढ़ रही है, 2 4 6 8। तो आप इसको कहेंगे जी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अब इसको अब आप बॉटम से टॉप पढ़ लें तब भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखें ये कम हो रही है, 4 3 2 1, और फिर 8 6 4 2, ये भी कम हो रही, तो तब भी ये देखें डायरेक्शन तो सेम है, तो आप कहेंगे सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये x है और ये y है, मैं कहता हूँ 1 2 3 4, और मैं लिखता हूँ 8 6 4 2। अब देखें x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू कम हो रही है, देख रहे हैं ना आप लोग। टॉप से बॉटम पढ़ें, x 1 2 3 4 और y जो है 8 6 4 2, ये बढ़ रहा है वो कम हो रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन है? तो आप कहेंगे ये सर नेगेटिव फंक्शन है। और ये कौन सा है? ये पॉजिटिव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अब जरा बॉटम से टॉप पढ़िए, 4 3 2 1 कम हो रही है, और ये 2 4 6 8 ये बढ़ रही है, ऑपोजिट होगी ना। एक चीज, एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है, एक की कम हो रही है, एक की कम हो रही है, एक की बढ़। तो ये जो डेटा देख के अब आप हमें बता दिया करेंगे कि सर ये नेगेटिव फंक्शन का डेटा है, या डेटा जनरेट मैं कहूँ कर लो, तो मैंने कोई रट्टा तो नहीं लगाया ना, मैंने तो खुद ही यहाँ पे अभी जनरेट कर लिया। इस तरह आप भी जनरेट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखें दोनों तरफ ये बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू वाई बढ़ रही। आप जैसे मैं आपसे कहूँ कि जी आप एक पॉजिटिव, अच्छा अब जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे, अभी मैंने ग्राफ बनाना समझाना है आप लोगों को। ग्राफ जब हम बनाएंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इस डेटा का, पॉजिटिव का, वो कैसा बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। और जो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये ये डिक्रीजिंग, तो ये ऐसा बनेगा। इसलिए इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। नाम समझ आया क्यों कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसको क्यों क्या कहते हैं, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये आप ट्राई हम करेंगे भी, अभी ग्राफ बनाना मैंने समझाना है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, लेकिन ये क्लियर होगी बातें यहाँ तक कि डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ जो और मैंने आपको बतानी है वो ये कि दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, आपने उसको पढ़ना कैसे, उस
ग्राफ को हमेशा लेफ्ट से पढ़ना है आपने, लेफ्ट टू राइट। जैसे ये देखें, ये मैं यहां से पढ़ना शुरू करूंगा, यहां से। ये लेफ्ट टू राइट क्या है? अपवर्ड है। तो दुनिया का कोई भी ग्राफ हो उसको आपने लेफ्ट टू राइट पढ़ना है। लेफ्ट टू राइट, इसे क्या कहेंगे? अपवर्ड। और इसे क्या बोलूंगा मैं? इसे बोलूंगा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ये देखें, इसको मैंने इधर से पढ़ना है, लेफ्ट से पढ़ना है, राइट की तरफ जाना है, ऐसे। इसको भी मैंने कैसे पढ़ना है? लेफ्ट से पढ़ना है, तो ये लेफ्ट से शुरू करूँ तो ये पहला पॉइंट ये आता है, और राइट की तरफ ये आखिरी पॉइंट आता है। तो ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, और ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। तो जो भी ग्राफ लेफ्ट, हर ग्राफ को पढ़ना कैसे है? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जो अपवर्ड होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है उसे हम नेगेटिव या डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन कह लीजिए, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड कह लीजिए, नेगेटिव कह लीजिए, एक ही बात है। इस तरह इंक्रीजिंग फंक्शन कह लीजिए, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड कह लीजिए, या पॉजिटिव कह लीजिए, एक ही बात है। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं कि ये क्या है। अब आ जाइए, अ लिटिल बिट मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, लेकिन एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, वो ये कि इसको हम इसको, ये वाला जो है, इसको हम नेगेटिव नेगेटिव स्लोप कर्व कहते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स वाले ये जो लाइन मैंने लगाई हुई है ना, ये वाली लाइन, ये जो मैं अब आपको शो कर रहा हूँ, इसको कर्व कहते हैं। इस लाइन को कर्व कहते हैं। इसलिए टेंशन नहीं लेनी कि ये सीधी लाइन है या इसमें बेंड है, कोई भी वो, हम हर एक को क्या कहेंगे? जिस तरह ये है, ये मैं आपको समझाने के लिए, ये वाला जो लाइन है ये क्या है? ये कर्व है। इसको हम नेगेटिवली स्लोप कर्व कहेंगे, जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा। ठीक है जी? और ये जो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पॉजिटिवली स्लोप पॉजिटिवली स्लोप कर्व कहेंगे। पॉजिटिवली स्लोप कर्व कहेंगे इसको। अब इसमें एक लफ्ज़ आया स्लोप, इस पे मैं अभी बात करता हूँ आप लोगों के साथ, स्लोप किसे कहते हैं। लेकिन इसको फिलहाल अभी छोड़ते हैं, स्लोप किसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ बनाना समझा दूं, फिर हमारे पास अभी 8-10 मिनट हैं, उसमें मज़ीद हम स्लोप पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, ग्राफ को समझिए। ये ग्राफ इसलिए समझना ज़रूरी है कि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम एक बात को तीन तरह से कहते हैं, एक ही बात को तीन तरह से कहते हैं। जैसे पहले हम एक स्टेटमेंट की सूरत में कहते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये चीज़ है। फिर उसी चीज़ को हम एक टेबल की शक्ल में कहते हैं, जैसे ये टेबल आपके सामने आ गई, ये दूसरी उसकी रिप्रेजेंटेशन इकोनॉमिक्स वाले करते हैं। तीसरा उसका ग्राफ बना के करते हैं। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स में जो रिप्रेजेंटेशन होती है एक फिनोमिना की, वो तीन तरह से होती है। एक में हम क्या करते हैं, हम उसमें स्टेटमेंट देते हैं। सेकंड के अंदर हम उसके टेबल को, टेबल की शक्ल में भी वही बात होती है, और फिर ग्राफ में भी वही बात होती है। क्योंकि ग्राफ अगर आप समझ गए हैं, टेबल आप समझ गए हैं, तो आप ग्राफ खुद ही आपके जहन में आ जाएगा कि पॉजिटिवली, अगर डायरेक्शन सेम है तो उसका अपवर्ड स्लोप बनेगा, अगर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो नेगेटिवली स्लोप बनेगा। ये आप डेटा देख के, टेबल देख के आपके दिमाग में ये ग्राफ आ जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है ना जी? अब आ जाइए कि ग्राफ बनाना कैसे, थोड़ा सा मैं ये आपको समझा दूं। देखें, ये जो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। इसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। और ये जो लाइन है, ये बस, ये मेरे पास ये चूंकि इलेक्ट्रिक पेन है तो थोड़ा सा तो
वर्टिकल, इसे हम लाइन कहते हैं, इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, समझ गए। तो ये दो लाइंस हैं। अब हम ये देखें कि फॉर एग्जांपल ये जो दो लाइनें हैं, इसको अगर हम मार्क ऑफ करें तो ये दरमियान में ज़ीरो होता है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर एरो हेड्स हैं। ठीक है, इसको हम x कह देते हैं, इसको हम x प्राइम कह देते हैं। ये -1 है, -2 है, और ये -3 है। समझ आ गई बात आपको। ज़ीरो इज़ अ यूनिक नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये इसके साथ ना प्लस का साइन आएगा और ना ही माइनस का साइन आएगा। तो ये जो आपके सामने अब ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक सारा, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। और दोनों को क्या कहेंगे, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम कहेंगे एक्स एक्सिस। इसमें ई आएगा, इसमें आई आएगा, तो एक्सिस की जमा एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, समझ आ गई बात आपको। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें, क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन को, तो यहाँ भी हम एरो हेड लगा लेंगे। एरो हेड लगाने का मतलब ये है कि वैल्यूज़ बढ़ रही हैं दोनों तरफ। ये फॉर एग्जांपल 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन। इसको y कह दिया, इस तरफ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये y डैश आ गया। देखें, अब आप बताएं ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा। ये कहलाएगा पॉजिटिव y एक्सिस। और फिर ये 0 से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव y एक्सिस, और ये कहलाएगा नेगेटिव y एक्सिस। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे y एक्सिस। समझ आ गई बात आपको। चलें, अब ये हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन हमारी क्लियर होगी। अब मज़ीद इसको समझते हैं। जैसे जैसे अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसे ये देखें, ये लाइन है, ये मैंने इसको एरो हेड लगाया, ये भी आपको समझ आ गया। और ये जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसके ऊपर मैंने ये जो है वो वर्टिकल लाइन जो है वो प्लेस कर दी। ठीक हो गया। अब आप नोटिस करें, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x है, जो अभी मैंने आपको समझाया। और ये क्या है, ये ओरिजिन है 0, जिस पे यानी जहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, उसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। अच्छा, अब ये आपको समझ आ गई कि ये अब हमारे पास जो चीज़ समझ आई है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन, या हम इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना। और इसको, इसके अंदर कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें देखें ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। और ज़रा नोटिस करें, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। फिर एंटी क्लॉकवाइज चलें, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें ये वाई है, ये एक्स है। तो एक्स देखें क्या है, एक्स नेगेटिव है, और वाई क्या है, पॉजिटिव है। इधर फिर आ जाएं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई क्या है, दोनों ही नेगेटिव है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इस वन इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें एक्स और वाई देखें तो आपको नज़र आएगा एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेंट आए, इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो नेगेटिव है। और जो सेकंड
और फोर्थ क्वाड्रेंट्स हैं वो प्लस माइनस दोनों ही हैं, समझ गए। अब इकोनॉमिक्स के अंदर और ये इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, ये पूरी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इस पूरे को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। और इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये 4 आपके सामने हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज नॉर्मली पॉजिटिव होती हैं, लेकिन अगर कभी इसलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करते हैं, ये वाला, सिर्फ ये वाला अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करें तो फिर ये शक्ल बनती है, ये वाली। देख रहे हैं, ये वाली शक्ल बनती है। और यहाँ पर आपने हमेशा जीरो लिखना है, यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखना है जहाँ मैंने लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखना है, ना इस जगह पे लिखना है, ना इस जगह पे लिखना है, ना इस जगह पे, समझ गए। अच्छा, अब इधर एरो हेड लगाने ज़रूरी है, ये एक्स आएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, वाई आएगा। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स चूँकि पॉजिटिव होते हैं इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम क्या बोल देते हैं, ग्राफ कह देते हैं या डायग्राम बोल देते हैं। वैसे तो ये सारा ही मतलब ये चारों क्वाड्रेंट ही ग्राफ और डायग्राम है, लेकिन इकोनॉमिक्स में चूंकि हम नॉर्मली पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो इसलिए हम इसको ग्राफ या डायग्राम कहते हैं, ये वाला। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि लेकिन अगर हमें कहीं इकोनॉमिक वैल्यूज नेगेटिव आ जाएं तो फिर हम ये 4 क्वाड्रेंट या कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं वहाँ पे, अदरवाइज हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाते हैं। लेकिन आप बाज़ार में जाएं तो मैंने भी आपसे ये कहा कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स नॉर्मली पॉजिटिव होते हैं। जैसे आप बाज़ार में जाएं और जाके दुकानदार से कहें कि -2 किलो आलू दे दें, तो ऐसा तो नहीं होता ना। और दुकानदार भी आप जैसा और वो कहे कि ठीक है फिर -10 रुपये दे दें आप, तो ऐसा नहीं होता है। अगर माइनस में वैल्यू आएगी तो फिर ये 4 क्वाड्रेंट यूज़ होंगे, अदरवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हम लोग यूज़ करेंगे। इसलिए कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स नॉर्मली पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब कभी नेगेटिव आएगा, आते भी हैं, तो फिर हम 4 जो है क्वाड्रेंट्स बना सकते हैं और कार्टेशियन प्लेन बना सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब अगली बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये है एक्स एक्सिस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स एक्सिस है, 0 से लेके वाई तक ये वाई एक्सिस है। आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब आपके पास डेटा आपने प्लॉट करना है तो उसमें डेटा कैसे प्लॉट करना है। जैसे हमारे पास ये टेबल्स थी, ये देखें, ये एक टेबल मौजूद है, एक ये टेबल मौजूद है। अगर हमें डेटा प्लॉट करना है तो डेटा प्लॉट कैसे करना है हमने, तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप एज इट इज़ जो इधर वैल्यूज़ आ रही हैं वही आप उधर लिख दें। अगर तो ठीक है, अच्छी वैल्यूज हैं फिर तो अच्छी का मतलब ये है कि इंटरवल ठीक है उसके, फिर तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते आप। तो उसका तरीका ये है कि आपने चेक करना है कि उसकी रेंज देख लेनी है। जैसे एक्स है तो इधर इसकी रेंज देखें, 1 से लेके 4 तक रेंज कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो इधर मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 4 है। इधर वाई देखें, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 8 है। तो आपने रेंज बस अपने दिमाग में बैठानी है, बाकी डाटा भूल जाना है आपका, क्योंकि जो ग्राफ के अंदर हमने लेनी है वैल्यूज वो इक्वल इंटरवल के साथ लेनी है। मेरी बात समझ आई। जैसे हम एक्स है यहाँ पे, तो मैंने ये मेरे पास ग्राफ है, तो इसमें जो मैंने पहला डिस्टेंस, ये पहले मार्क ऑफ एक जैसा करना है। जैसे ये मैं मार्क ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए मार्क ऑफ कहते हैं निशानदही करना। तो निशानदही आपने इक्वल करनी। स्टूडेंट कैसे करते हैं मार्क ऑफ, मैं ये आपको करके दिखाऊं, वो ये करते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो देखें पहला डिस्टेंस इतना आ गया, दूसरा इससे छोटा आ गया, फिर उससे बड़ा डिस्टेंस आ गया, फिर छोटा डिस्टेंस, फिर बड़ा डिस्टेंस। तो वो फिर कहते हैं ग्राफ हमारा सारा ऐसे ऐसे बन रहा है। तो ऐसे ही बनना है। जब आप डिस्टेंस एक जैसे नहीं लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे मार्क ऑफ किया, तो आपने पहले मार्क ऑफ, इधर तो ये लाइनें होती हैं इन्हीं को यूज़ कर लें, तो ये मार्क ऑफ करें इसको, ये मार्क ऑफ कर लिया हमने। समझ आ गई बात। अब इधर अगर फर्ज करें आपने पहली जो वैल्यू एक्स एक्सिस में लिखी है वो 10 लिखी है, तो अब आप आगे 10 ही लिखेंगे, 10 10 ही ऐड करेंगे।
यानी इधर पहला डिस्टेंस आपकी मर्जी का डिस्टेंस होगा और उसके बाद आपकी मर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ 10 लिखा है तो अब मैं यहाँ पे 15 नहीं लिख सकता, अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा 20, अब मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 30, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 40। समझ आई बात। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, पहला डिस्टेंस मैंने अपनी मर्जी का लिया तो अब पहला डिस्टेंस मेरी मर्जी का, अब आगे मेरी मर्जी नहीं चलेगी, अब यहाँ पे 4 आएगा, अब यहाँ पे 6, चाहे उस टेबल में है या नहीं है, अब यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। मेरी बात समझ आई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 50 पहला डिस्टेंस, अब मैं यहाँ पे टेबल में, अब मैं यहाँ 51 नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगी, 51 नहीं लिखना। अब मैं मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा, यानी 50-50 का डिस्टेंस जाएगा, 150 लिखूंगा, फिर 200 लिखूंगा। समझ आ गई बात आपको। तो मुझे 50 का डिस्टेंस ही लेके चलना पड़ेगा। यही रूल इधर वाई एक्सिस पे है। जैसे मैंने यहाँ पे पहला डिस्टेंस लिखा है 2, तो अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 4, 6, 8, 10, चाहे वो टेबल में है या नहीं है। आपने पहला डिस्टेंस अपनी मर्जी का लिख के आगे ऐड वही होगा जो जो आपको बता दिया। इसी तरीके से यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 5। अब आपने को समझ आ गई बात कि पहला डिस्टेंस दोनों तरफ, वाई एक्सिस में भी ये पहला डिस्टेंस और एक्स एक्सिस में भी पहला डिस्टेंस अपनी मर्जी का लेना है और उसके बाद उसको ऐड कर लेना उसका। अब आपने डाटा को अपनी नज़र में ले आना है कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, उसके बाद आपने आगे चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक डाटा आ जाता है। देखिए मैंने आज आपसे कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं की है, मैं सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे वो माँ होती है ना, तो अपनी बेटी को पहले समझाती है कि ये देखो ये नमक है, ये हल्दी है, ये मिर्च है। तो पहले दिन ही खाना बनाना सिखाना नहीं शुरू कर दिया जाता, पहले उसको बताया जाता है ये चेक करो जरा इसको, इसका जायका देखो, इसको देखो, ये नमक है, ये चीनी है, चीनी और नमक में फ़र्क समझो। तो इसलिए मैंने तुम लोगों से आज कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। कल मैं इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स पे ही बात करूँगा और आप भी मेरे साथ करेंगे। देखो बाज़ को डेटा इस तरह से आ जाता है 500, फिर आ जाता है 510, 520, 540। अब देखो इसमें मिनिमम वैल्यू 500 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 540। फिर इस तरह 2, फिर 7, फिर 15, फिर 40। अब ये इक्वल इंटरवल के साथ डाटा नहीं आ रहा आपके सामने, देखो एक 2 मिनिमम है, मैक्सिमम 40 है। अब आपकी मर्जी है कि जब आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करें इन वैल्यूज़ को, तो आपके दिमाग में ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो। अब इंटरवल आप खुद अपनी मर्जी से बना सकते हैं। कैसे कि आप 5-5 का डिस्टेंस ले लें, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना, 30, 35, 40। इसमें ये 2 भी आ जाएगा, 40, सारा कुछ आ जाएगा। आप अगर आपके पास पेज साइज बड़ा है तो आप अपनी मर्जी से इंटरवल ले सकते हैं और छोटे से छोटा इंटरवल ले सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका अगर करें तो 10, 20, पहला 10 लिया तो फिर आगे 20 आएगा, 10, 20, 30, 40। तो 10 के अंदर 2 मौजूद है, 40 के अंदर जो है वो 40 आ चुका है। तो आपने इंटरवल जो है अपनी मर्जी के ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन उसमें ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। इसी तरीके से ये वाला देखें तो 500, 540 है। तो अब इसको जब आप करेंगे तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं अपने एक्सिस के अंदर कि 100 से शुरू कर लें, हालांकि 100 इसमें नहीं है, तो आप कहें 100, 200, 300, 400, 500, या नहीं ऐसे कर सकते तो 50-50 का डिफरेंस ले लें। समझ आई बात। तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो भी डिस्टेंस लें वो पहला डिस्टेंस आपकी मर्जी का होगा दोनों तरफ, आगे आपकी मर्जी नहीं होगी। फिर जैसे आप फर्ज करें कि आपने एक एक्स की वैल्यू को 2 से मिलाना है तो आप इस तरह से मिलाते हैं ना, ऐसे। फिर 2 को आपने मिलाना है 4 से तो आप इस तरह से मिलाते हैं। फिर 3 को आपने मिलाना है 6 से तो आप इस तरह से मिलाते हैं। इन लाइंस को कहते हैं हेल्पिंग लाइंस। ये नहीं बनानी, आपने ये नहीं बनानी। आपने क्या करना है, आपने ये अपनी आंखों से ये चीज़ें करनी है। कैसे करनी है कि मैं यहाँ पे एक डॉट लगा रहा हूँ, फिर मैं इसके सामने ऐसे मैसेज देखें ना, मैं अपनी आंखों को यूज़ करते हुए ये लगा रहा हूँ, ये ऐसे, ये वैसे, ये ऐसे है जैसे ये वाली चीज़ जो है ना, जैसे मैंने अभी हेल्पिंग लाइन। फिर आपने इन डॉट्स को मिला देना, मिला के इनको स्मॉल लेटर्स से शो करना है और इस पूरी लाइन को कैपिटल लेटर से लिखना है।
जैसे मैंने लिखा ए लाइन, और इसके जो पॉइंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर से शो करना। अब बताइए ये बात समझ में आ गई आपको? इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, क्योंकि मैंने पढ़ना किधर से है, लेफ्ट से। लेफ्ट से राइट ये किधर जा रहा है, अपवर्ड। जो भी लेफ्ट से राइट अपवर्ड जाएगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। और जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव होगा। अब आपने क्या करना है, आपने कल कोशिश करनी है कि इन दोनों ग्राफ का डाटा बना जो है ना वो बना के रखना है, समझना है और देखना है। इनकी दोनों के आपने ग्राफ बनाने हैं, फिर मुझसे बात करनी है कि ये ठीक है या गलत है। आप देखेंगे इसका जो बनाएंगे इसका ये वाला बनेगा, इसका जो बनाएंगे इसका ये वाला बनेगा। ठीक हो गया जी। तो आज हमने सिंपली ये सारी चीज़ें की हैं जो कि हमें इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ज़रूरी है। एक लफ्ज़ रह गया जो कि स्लोप है, वो इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको उस पर डिस्कशन करूँगा और यहीं से फिर आगे लेके चलेंगे। कल हम स्लोप से शुरू करेंगे और हम कल डिमांड से शुरू करेंगे। तो डिमांड का चैप्टर पहले पढ़ेंगे, फिर सप्लाई पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। इकोनॉमिक्स की जो बुनियाद है वो दो चीज़ों के ऊपर है, एक डिमांड सप्लाई। कल मैं इकोनॉमिक्स पे बात करूँगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। अब आपके क्वेश्चन कोई देख लेता हूँ, अगर कोई है तो उनको मैं एड्रेस करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब मुझे कोई एक स्टूडेंट चाहिए जो हम वो भी बना सकें, क्या कहते हैं, सीआर बना लें, ताकि मैं उनको ये बुक्स जो हैं वो शेयर कर दूं। ठीक है ना जी। तो इसमें एक तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो रिदा, ये तो अच्छा पहला क्वेश्चन है ये इनका। ये कह रहे हैं कि जी मेरे ख्याल में इसका आंसर दे दूं कि बुक का नाम बता दें। मैंने वो बता दिया शुरू में। बुक मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें शेयर भी कर देता हूँ आप लोगों को, हम इसी किताब से पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैन वी से डायरेक्ट और हाँ, जो नेगेटिव फंक्शन होता है ना उसको हम इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसको डायरेक्ट कहते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देख लें हम लोग। अ, अ, अगर बोथ एक्सिस एक्स एंड वाई डिक्रीज हो रहे हो लेकिन डायरेक्शन सेम हो तो भी ग्राफ कैसे ड्रा करें? देखो बेटा, मैंने आपको एक बात समझाई है, वो समझो। डायरेक्शन अगर सेम है तो वो पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होगा। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। नेगेटिवली स्लोप्ड कौन सा होता है? जैसे जहाज लैंड करता है तो वो नेगेटिव है, जब जहाज टेक ऑफ करता है वो पॉजिटिव है। उसकी एग्जांपल इस तरीके से है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें और कोई, सर बुक के बारे में बात करें। बुक में अब आपको शेयर कर देता हूँ, बुक्स वगैरह बता दें। बुक 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 के सारे क्वेश्चन है, बुक नेम ये बेटा मैं अभी आप लोगों को जो है ना शेयर कर देता हूँ। अ, अ, ये सारी चीज़ें होगी मेरा ख्याल है, इसमें बुक के हवाले से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो चलेंगे। तो अभी मुझे कोई बताएं, कोई सीआर बनना चाहता है तो ज़रा मुझे यहाँ पे बताए और अपना मुझे ताकि वो सबको उसमें ऐड करके हम उसमें कर दें उसके अंदर ना। बुक मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आप लोगों को ना। आप मुझे, अच्छा ये नईम साहब जो हैं वो कहते हैं मैं सीआर बनना चाहता हूँ। ठीक है नईम साहब, आप ना ये सब स्टूडेंट्स को उसमें ऐड करें, मेरा भी नंबर उसमें ऐड करें, तो मैं उसमें आपको ना वो शो कर देता हूँ उसके अंदर ना। वो सारा मटेरियल भी दे देता हूँ। बाकी कोई हेल्पिंग मटेरियल इसके अलावा भी होगा ना आए, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं अगर कोई इशू आता है आपके अंदर। ठीक है, चलें जी।
फिर वाइंड अप करते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच।